में ये गुड़ डाल सकते हैं, ये चीनी डाल सकते हैं और आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन जीवामृत में गोबर, पेशाब, गाय पालिए, बैल से खेती करिए, दूध पीजिए और गाय का गोबर, गाय का पेशाब खेत पे ऐसे ही ले जाइए। ठीक है ना। तो क्या किया वहाँ के लोगों ने कि साहब हम तो श्रीलंका में नेचुरल फार्मिंग करना शुरू कर दिया है, मजबूरी में। अरे तुमको डीएपी यूरिया नहीं मिला इसलिए है। तो क्या हुआ, प्राकृतिक खेती की समझ नहीं थी और वहाँ का उत्पादन गिर गया। तो अब अपने देश में क्या लोग कहते हैं, अगर प्राकृतिक खेती भाई देखो शुरू करेंगे तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि फिर उत्पादन गिर जाएगा, फिर लोग भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। जो व्यक्ति देश का ऐसा कहता है, चाहे कोई वैज्ञानिक हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई बुद्धिजीवी हो, कि अगर देश प्राकृतिक खेती करेगा तो उत्पादन गिर जाएगा, मैं कहता हूँ वो मेंटली हैंडीकैप्ड है। विनोद कुमार सचान कहते हैं प्राकृतिक खेती आज करोगे, अगर समझ के साथ करोगे तो 300 मिलियन टन अनाज है, 400 मिलियन टन प्राप्त होगा। क्यों? नियम एक ही है मित्र, कि धरती देने वाली कौन है? धरती। हमको धरती को समृद्धशाली बनाना है। जैसे जमीन को समृद्धशाली बनाने का क्या विचार है कि जमीन में एक तत्व है कार्बन। जमीन में जैसे मिट्टी की जांच कराते हैं ना, आप लोग कराए होंगे, तो लिख के आता है कि आपके खेत में ऑर्गेनिक कार्बन 0.3% है। ये क्या है? दो मैटर लिखे, जीवांश, कार्बन। तो एक है कार्बनिक पदार्थ से बनेगा कार्बन। कार्बनिक पदार्थ जो अंदर क्लास में बताया, जितना भी मलमूत्र, फसलों के अवशेष हैं, वो सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ खेत में ज़्यादा डालेंगे, नमी के टच में आएगा, वो कार्बन बनेगा। जैसे ही कार्बन बनेगा तो ज़मीन में रहने वाले नाना प्रकार के बेनिफिशियल जो जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो उस कार्बन पर अपनी क्रियाशीलता, मतलब उसका भोजन बनाएंगे और जीवाणु मरेंगे, जीवांश निकलेगा। यही तो जांच हो रही थी, जीवांश, कार्बन। पहले ही लिख के आता पीएच और इसी के बाद डायरेक्ट आता जीवांश, कार्बन। मिट्टी का नमूना का कार्ड देखो, सॉइल हेल्थ कार्ड। तीसरे नंबर पर रहता है खेत में उपलब्ध जीवांश कार्बन 0.3। होना कितना चाहिए? 1%। जब देश आज़ाद हुआ तब कितना था? 0.6%। जब 0.6% था, मैंने कहा कि ना आप पलेवा करते थे, ना सिंचाई करते थे, ना फर्टिलाइज़र देते थे, ट्रेडिशनल फसलें होती थी, बिना पानी के होती थी, बिना फर्टिलाइज़र के होती थी, कोई बीमारी नहीं लगती थी। अब सवाल है कि बीमारी क्यों नहीं लगती थी? बीमारी इसलिए नहीं लगती थी क्योंकि ज़मीन में तब तक हमने कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला था। यानी ज़मीन के खेत की मेड़ों पर पेड़ थे और नाना प्रकार के जीवाणु थे। उन जीवाणुओं में बहुत सारे जीवाणु ऐसे होते हैं जो फसलों में बीमारी फैलाने वाले निगेटिव पैथोजन को वहीं ख़त्म कर देते, इसलिए बीमारी नहीं लगती थी। आज क्या हुआ? सबसे पहले पेस्टिसाइड की शुरुआत हुई। लोगों ने कहा दीमक दुश्मन है। दीमक, सत्य ये है कि दीमक हमारी मित्र है। अभी भी जिसके मन में हो दीमक दुश्मन है। अब दुश्मन हमको कैसे बताया गया कि किसी किसान के खेत में कोई फंगस लग गया, 4 पौधे सूख गए, तो किसान भड़बड़ाया, उसने किसी से संपर्क किया, साहब मेरे गेहूं के, मेरे धान के, मेरे अरहर के कुछ पौधे सूख गए। अब वो बिल्ट से सूखे, फंगस से सूखे, किसी को नहीं पता। दीमक होगी, उखाड़ के देखो तो दीमक का स्वभाव है, जिंदा पेड़ को कभी दीमक नहीं खाती। लेकिन अगर किसी पौधे में कोई बीमारी लग गई और पेड़ सूखने वाला है तो दीमक उसको खाती है। तो जब हमने उखाड़ा तो हमने जड़ में हमको दीमक मिली, हमने फ़ोन किया वैज्ञानिक को, किसी को भी, बाबूजी आप सही कह रहे थे, दीमक लगी है। हाँ तो क्लोरोपाइरीफास डालो। या तो ये अज्ञान थे, दो चीज़ें हैं। कुछ साइंटिस्टों ने, कुछ अधिकारियों ने जिन्होंने कहा क्लोरोपाइरीफास डालो, वो अज्ञान थे। लेकिन एक प्रायोजित धंधा था किसी का कि अगर देश का किसान जमीन में किसी कीड़े को मारने के लिए एक बार दवा डाल देगा ना,
बस ज़िंदगी भर के लिए वो मेरा गुलाम हो जाएगा। क्योंकि जब आपने क्लोरोपाइरीफास डाला तो ज़मीन में रहने वाले नाना प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव मर गए। अब देखिएगा, बहुत साल पहले जब वैज्ञानिक हमारे ये कहते हैं कि ब्यूवेरिया डालो, माइकोराइजा डालो, सूडोमोनास डालो, ट्राइकोडर्मा डालो, एजेटोबैक्टर डालो, माने कि ये टीम मान चुकी कि ये दवाएं डालने से ये सूक्ष्म जीव मर गए, मान लिया ना। अगर नहीं मरे तो क्यों डलवा रहे हो ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास? तो वैज्ञानिकों ने एक बार मान भी लिया है कि मेरी खुराफाती जो टेक्निकल खेती थी उसमें कुछ ऐसी विसंगतियां आई हैं जिसके कारण ये माइक्रोब्स ख़त्म हो गए। अब सूडोमोनास डालना पड़ेगा। धंधा फिर है बेचना। एक और इनपुट आ गया कि बायो फर्टिलाइज़र भी बिकने लगे, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि ज़मीन को सुधारना, बस खेती बिल्कुल सरल है, खेती भगवान करता है, बस हमको ज़मीन को ठीक करना है। धरती माता को समझना है कि धरती माता ही है जिसने अनादिकाल से इंसान को पाला, और इंसान को ही नहीं पाला, धरती में रहने वाले किसी भी जीव जंतु को भोजन की कमी कभी नहीं होने दी। लेकिन हम 2.5 अक्षर क्या पढ़ गए विज्ञान के, कि धरती को रखवाली करने वाले, धरती की रचना करने वाली नाना प्रकार की वनस्पतियों को, कीड़ों को जिन्होंने धरती को बनाया, हम उन्हीं को दवा डाल करके मार रहे हैं। किसको? घासों को। कह दिया ये खरपतवार हैं। खरपतवार नाम इंसान ने दिया, ये खरपतवार नहीं है। इन्हीं में से बहुत सारे खरपतवार आपकी फसल बनते चले जा रहे हैं। जो आपके मतलब की चीज़ होगी अभी उसको आप फसल बना लोगे। कोई खरपतवार नहीं, सारी माँ पार्वती हैं। ये सारी वनस्पतियाँ माँ पार्वती का स्वरूप हैं। और कहाँ है? शिव की छाती पर। तो मैंने अंदर जो बताया ना, आदि पिता सदा शिव माने धरती, आदि शक्ति माँ माने माँ दुर्गा, माने पार्वती, माने वनस्पतियाँ, और शिव की सेना है। शिव की सेना में क्या है? सांप है, बिच्छू है, चींटी है, चीता है, दीमक है, किचुआ है, और सूक्ष्म जीव है। अब हमने सूक्ष्म जीवों को मारा इंसेक्टिसाइड डाल करके, वनस्पतियों को मारा बीडीसाइड डाल करके। अब कोई कहता किसान की आय 2 गुनी करनी है, किसान के चेहरे पर मुस्कान आनी है, किसान को कर्ज मुक्त करना है। नेवर, कभी संभव ही नहीं। इसलिए मैं देश के किसानों से कहता हूं कि आपको केवल धरती माँ की चिंता करनी है। और धरती माँ की चिंता में क्या है? खेत की मेड़ होनी चाहिए, वर्षा का पानी रुकना ही चाहिए, खेत की मेड़ों पर पेड़ होने ही चाहिए। ये बहाना मत करना छाया मारता है, मारने दो छाया। एक बताइए, जब माँ कहता हूँ और माँ के सारे वस्त्र उतार लेता हूँ, मैं माँ को नंगा कर देता हूँ, ये मेरी पढ़ाई लिखाई का ये है। माँ को भी, माँ के वृक्ष जो है, धरती माँ के वृक्ष हैं, वस्त्र हैं, ये धरती माँ की हिफाजत करते हैं। और मैंने पूरे पेड़ काट लिए, ठीक है ना। तो मेड़ बनानी पड़ेगी, पेड़ लगाने पड़ेंगे, और जितना भी कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे उपयोग का नहीं है। शिव जी ने कहा ये विष है, समुद्र मंथन के बाद यही विष शिव जी ने पिया था। तो विष उनको कौन सा पिलाना है? कचड़ा। अगर मैंने मलमूत्र, फसलों के अवशेष, खरपतवार, ये सब धरती में पलट दिए तो कार्बन बढ़ गया। और अगर वहाँ जीवामृत का जीवाणु डाल दिया तो इनकी सेना स्थापित हो गई। अब काहे की चिंता? ठीक है ना। तो देखिए, मैं जीवामृत बनाने की आपको विधि बता रहा हूँ, ठीक है ना। जीवामृत उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जिन क्षेत्रों में जिन खेतों में पेड़ नहीं हैं और पेस्टिसाइड डाले हैं। ये जीवाणु या तो पेस्टिसाइड डालने से मरते हैं, या जब अप्रैल मई जून में गर्मी होती है तब मरते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? ये जीवाणु, ये ध्यान रखना, जीवाणु जमीन के जो मर गए ना, जाने अनजाने, वो ध्यान रखना, ये गाय का गोबर है। अभी एक भ्रांति, गाय के गोबर में ढेर सारे जीवाणु होते हैं
होते हैं, पाचन की क्रिया में सहायता करने वाले थे, लेकिन अब ये गोबर बाहर आ गया। अभी टेस्ट करेंगे तो हैं, लेकिन अभी वो मर जाएंगे, क्योंकि अब उनका इस धरती पर कोई रोल नहीं है, रोल उनका वहीं ख़त्म हो जाता है। और उदाहरण कैसे दूंगा, ज़रा एक जगह आप गाय का गोबर डालते रहना 6 महीना, अगर इसमें जीवाणु थे और बेनिफिशियल थे कि कार्बनिक पदार्थ को डिकम्पोज करने की सामर्थ्य रखते थे, तो ये गोबर खुद ही डिकम्पोज नहीं होता। क्यों नहीं सड़ा गोबर? क्यों नहीं सड़ा गोबर? समझना बात को। गाय का गोबर कार्बनिक पदार्थ है, खेत में जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इससे जीवामृत बनेगा, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो क्या करेंगे, जंगल से मिट्टी लाएंगे। देखिए मेरे हाथ में ये मिट्टी है, हम जंगलों से मिट्टी लाए, ये मिट्टी है। या तो हम किसी ऐसे गांव में ऐसा एक स्थान हो जहां खूब ढेर सारे पौधे खड़े हों, मरघट हो, कोई जाता ना हो, मजार बनी हो, मतलब कोई डरते हैं लोग जाने से, और वहाँ फल पत्ती तना सब वहीं गिरता रहता है, कोई हटाता नहीं, कोई आग नहीं लगाता। वहाँ पर धरती के सारे जीवाणु हैं जो होने चाहिए, वहाँ से मिट्टी ले आइए। और मैं तो जंगलों से लाया हूँ, ठीक है ना। तो जंगल की मिट्टी मैंने इसमें डाल दी। ज़रा वो बोतल उठाना, वो कहाँ के मग्गा ले आए। जंगल की मिट्टी आपके सामने, जो जीवामृत डंडा भी ले आना, वो आपके सामने जीवामृत मेरा बना बनाया रखा है, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ बनाएंगे कैसे आप अपने घर में। पहला काम है जीवामृत में क्या, कि जंगल से अच्छी मिट्टी की तलाश करना, ऐसी जंगल से कि जहाँ मेरा दिमाग कहता है, मेरे मन कहता है कि यहाँ पर कोई खुराफात नहीं हुई, यहाँ पर परमात्मा की संपूर्ण माया जिंदा होगी। मिट्टी ले आए। मिट्टी लाने में ऐसे वैसे हल्के में नहीं कह रहे बाबूजी वो पीपल के पेड़ के नीचे बताई थी, ले आए। पीपल के पेड़ के नीचे रोज़ झाड़ू लगती है, सूखी मिट्टी है, सूखी मिट्टी में कहाँ जीवाणु होंगे। हम तो बरगद के पेड़ के नीचे लाए थे। कहाँ था, मंदिर में, वहाँ कौन रहता था, पुजारी, कैसा पेड़ था, साफ था साहब वहाँ बिल्कुल। जहाँ बरगद का पेड़ के नीचे सफाई, वहाँ कहाँ जीवाणु मिलेंगे। जीवाणु हमेशा रहेंगे कार्बन पर, जहाँ कार्बनिक पदार्थ ढेर सारा होगा वहीं उतने जीवाणु होंगे। तो जंगल में क्या कार्बनिक पदार्थ ना है, कार्बनिक पदार्थ में ही तो जीवाणु रहेंगे, कंकड़ में कोई थोड़ी रहेगा। तो जंगल से मिट्टी ले आए। आप लोग क्या करोगे, या तो जंगल से मिट्टी लाओगे, या मेरा वाला ये जीवाणु यहाँ से 1-2 लीटर ले जाना। ये कंसोर्सिया बहुत अच्छा। अब आपने इतना कितना बनाना है, आप देखिए 1 एकड़ के लिए हमको केवल 20 लीटर बनाना है। ये सूत्र है। जिसको 1 एकड़ बनाना हो उसको कितना, 25 लीटर, 20 लीटर की ज़रूरत है, लेकिन 25 बनाएगा, क्योंकि पानी इवेपोरेट भी होगा। अगले सीजन के लिए कुछ जामन भी रखना होगा। इमरजेंसी में कोई 1 लीटर मांगने आएगा, उसको देना भी होगा, लेकिन ज़रूरत हमको 20 लीटर की है। तो 1 एकड़ वाला 20 लीटर बनाएगा, 10 एकड़ वाला 200 लीटर बनाएगा। तो क्या किया, जो 1 लीटर बनाना है हमसे, वो आधा लीटर केवल ले जाएगा, केवल आधा लीटर। जिसको 10 लीटर बनाना है, वो 200 लीटर बनाना है, वो हमसे 2-3-4 लीटर ले जाएगा, ठीक है। जिसको 5 एकड़ का बनाना है उसको 2 लीटर ले जाना है। तो जंगल की मिट्टी डाल दो इस ड्रम में 3-4 किलो, 5 किलो, या हमारा वाला जीवामृत डाल दो 1.5-2 किलो, 3 किलो लीटर। फिर इसमें जितनी ज़मीन है 20 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिर्फ पानी भर दो। अब कितना पानी भरा है, मान लेते हैं 3 एकड़ का किसान है, तो उसने यहाँ पर 70 लीटर पानी भरा। 20-60 लीटर की तो ज़रूरत है, 10 लीटर फालतू। 1 लीटर मतलब 10 लीटर जीवामृत बनाने के लिए हमको 1.5 किलो चीनी या 1.5 किलो गुड़ की ज़रूरत होती। कितना, 10 लीटर जीवामृत बनाने के लिए 1.5 किलो चीनी या 1.5 किलो। अब आप बना रहे हैं 70 लीटर, तो कितना ज़रूरत हुआ, करीब 10-10.5 किलो, मतलब 1.5 का गुणा कर दो 70 में, तो कितना हुआ, 10.5। 10.5 किलो चीनी एक ही बार में डाल दो, 10.5 किलो गुड़ एक ही बार में डाल दो, और जीवामृत डाल दिए। डेली इसको दम डंडे से चलाओ, थोड़ी देर के लिए चलाओ। अब मेरे पास पंजा नहीं है, इसमें पंजा फिट है,
इसको ऐसे चलाते हैं, ऐसे चलाना क्यों है? चलाना इसलिए है क्योंकि इसमें जो सूक्ष्म जीवाणुओं का डेवलपमेंट हो रहा है उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, और वो पानी की ऑक्सीजन से काम चलाते हैं। तो जब नहीं हिलाएंगे तो पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो उनका ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाएगी। इसलिए मैं पानी को बार बार चला देता हूँ हर रोज़, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। ये मानिए कि ये पदार्थ जैसे ये जीवामृत है, ये जीवामृत अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी ये ट्रेनिंग चल रही है। आपके यहाँ जो लोग आते हैं उनके ट्रेनिंग के लिए ड्रम बनाए, वो 2 ड्रम रखे हैं, वो जीवामृत लगभग कंप्लीट है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी पहचान बता दूं। आप इसमें हाथ डालिए और सूंघिए, बहुत तीक्ष्ण स्मेल आएगी। स्मेल तो इसकी 15 दिन के बाद आने लगेगी, लेकिन उसकी तीक्ष्णता बढ़ती जाएगी। जब 55 दिन, 40 दिन, 2 महीने में तीक्ष्णता बहुत अद्भुत हो जाए, तो आप क्या करेंगे कि अरे बहुत तीक्ष्ण है, यानी बहुत तेज गंध है। अब तेजी के कई रूप हैं, आपको कितनी तीक्ष्ण आई, उनको कितनी तीक्ष्ण आई। अब दूसरा इंडिकेशन है कि जो हाथ हमने भिगोया था ना, अब ज़रा साबुन से हाथ को धुलो, एक बार धुल लो, फिर सूंघो। जो तीक्ष्णता थी उसमें 10% की केवल गिरावट आई है। एक बार फिर साबुन से हाथ धुलो, फिर सूंघो, अभी 70% है। एक बार फिर हाथ धुलो, ये बस 5-5 मिनट के अंदर धुलो। जब 3 बार साबुन से हाथ धुलने के बावजूद भी आपको लगे कि 50% तो अभी भी बदबू है, तो समझ लीजिए ये जीवामृत आपका तैयार है। हाथ धुला साबुन से, बदबू चली गई, माने अभी तैयार नहीं है। ठीक है, अगला क्या करेंगे, इसमें हाथ डालेंगे और 2 उंगलियों से ऐसे से करेंगे, तो एक शार्पनेस, चिकनाहट, पानी में चिकनाहट नहीं होती, लेकिन इसमें जब हाथ डाला एक चिकनाहट है, तो समझ लीजिए ये तैयार हो गया। करेंगे क्या इसका, डालेंगे कैसे? इसको डालने के 2 उपाय सीधे सीधे। अगर खेत में पलेवा कर दिया है, पानी भरा है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये 20 लीटर की बाल्टी लीजिए और आधा लीटर लिक्विड 40 जगह, 1 एकड़ ज़मीन में 40 जगह छिनक आइए। बात समझ गए ना? पानी के माध्यम से बैक्टीरिया को जहाँ जाना था पूरे खेत में फैल जाएगा। अगर पानी नहीं भरा, ओट है, खेत जोत के चना बोना है, तो फिर क्या करेंगे, इस 20 लीटर को लेंगे, 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाएंगे और यूरिया की तरह पूरे खेत में बिखेरेंगे, पीछे से ट्रैक्टर से जुताई कर देंगे। मिल गया। कोई ड्रिप वाला किसान है जो ड्रिप लगाया, आर्चर्ड है, तो इसको वेंचुरी से भी चला सकता है। मात्रा कितनी है? 20 लीटर। अब जैसे कोई किसान कहता है कि अभी ले गया, बारिश है, मैं कहता हूँ बारिश में डाल देना। बाबूजी हमको तो 1 महीना हो गया, अब हम क्या करें? तो हमने कहा सुनो, 20 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से अभी फेंक दो। बोले अभी बाबूजी बना नहीं है क्या? अभी तो बना नहीं, आप तो बताए थे 50 दिन 55 दिन। तो भी मैं जोर दे के कहता हूँ फेंक दे, कारण कि जितना जल्दी जाएगा ना ज़मीन में वो उतना ही जल्दी काम करेगा। ये तो वहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा कार्बन में, ये कोई चीनी में गुड़ में ही मल्टीप्लाई को थोड़ी कर रहा है, यहाँ तेज़ी के साथ कर रहा है, लेकिन वहाँ भी करेगा। काम क्या है? इसको जल्दी फेंकने में काम क्या है? जैसे बहुत सारे किसान देश के, हमको रोज़ाना कम से कम 30 40 50 फ़ोन आते हैं। कोई कहेगा साहब पपीता नीचे से वो रूट राट लग गया है, सड़ रहा है। कोई कहता है अमरूद का फल सड़ रहा है। कोई कहता है निमेटोड लगा है। कोई कहता है पत्ती में ये पीला पीला हो रहा है। यानी खेती किसानी में हज़ारों समस्याएं ऐसी। तो हम एक ही समाधान बताते हैं। क्या? एक ही समाधान है, हर बीमारी का एक ही समाधान है। क्योंकि ध्यान रखना,
70-80% बीमारियां जमीन से जन्म लेती हैं। अगर आपको कोई ऐसी फसल बोनी जिसमें बीमारियां बहुत आती हैं और उस खेत में आपने जीवामृत फसल की रोपाई के बुआई के 1.5 महीना पहले डाल दिया, तो आप देख लेना कि आपके खेत में कोई बीमारी फसल में आएगी ही नहीं। और अगर हवा से उड़ कर के आएगी तो वो आराम से एक फंजीसाइड के स्प्रे से ठीक हो जाएगी। लेकिन जब बीमारी ज़मीन से आती है तो ज़मीन से आई हुई बीमारी पौधे के पूरे सिस्टम में रहती है। आप ऊपर से दवा डालते रहिए, डालते डालते किसान थक गया, भिंडी तोड़ता गया, दवा डालता गया, टमाटर तोड़ता गया, दवा डालता गया, मिर्ची तोड़ता गया, यानी कि वो हर बाज़ार में 2-4 हज़ार की सब्ज़ी बेचता है और 500-600 रुपए की दवाएं लाता है। साल में पूछता हूँ कि पूरी फसल में कितना लग गया पेस्टिसाइड, तो कह रहा साहब 1 एकड़ में 45,000 रुपये का पेस्टिसाइड खर्च हो गया। फलों में सब्जियों में बहुत दवाएं लगती हैं। मेरा दावा है बहुत सारे किसान मेरे जैसे जुड़े हैं लाखों की संख्या में, जो जीवामृत डाल रहे हैं वो कहते हैं साहब मेरे मिर्ची में, मेरे टमाटर में, मेरे बैंगन में, मेरी लौकी में, मेरी तरोई में कोई बीमारी नहीं आई ही नहीं। तो कोई विनोद कुमार सचान का जादू नहीं है, ना मेरे जीवामृत का जादू है। ये जादू है खेती की समझ का, ज़मीन को जिंदा रखने का। जिस दिन आपको ज़मीन से मोहब्बत हो जाती है और आप संकल्प लेते हो कि अब ज़मीन में, अब मुझे ज़मीन को जिंदा करना है, तो जिंदा करने की पहली शर्त क्या है? पहली कसम है कि कान पकड़ लेना है कि ज़मीन में कौन क्या क्या नहीं डालना। मैं वो भी बता दूं, जो रासायनिक चीज़ें ज़मीन में डायरेक्ट डाली जाती हैं, जो सिस्टेमिक कहलाती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है पूरे पौधे में चली जाएंगी, कीड़ा कहीं भी होगा मार देंगी, तो जो कीड़ा कहीं भी होगा मार देंगी, ऐसी दवाएं आदमी कहीं भी होगा मार देंगी। ये भी ध्यान रखना, जो पूरे सिस्टम में दवा होती है वही दवाएं कैंसर का कारण बन रही हैं, बीपी का कारण बन रही हैं, शुगर का कारण बन रही हैं, चक्कर आने का कारण बन रही हैं। ये दवाएं बिल्कुल मत डालना। इमरजेंसी में अगर किसी फसल में ऊपर आपको लगता है कि सचान साहब ने कहा था कुछ मत डालना, लेकिन हमको लगता है यार एक बार किसी M45 का स्प्रे मार दे, तो मार देना। आपका दिल नहीं दुखना चाहिए, आपकी ऐसा मन करता तो मार देना। लेकिन कई किसान हमसे पूछते हैं कि साहब आपका सब अच्छा चल रहा है, जीवामृत डाला था, फसल बहुत अच्छा था, लेकिन साहब खरपतवार बहुत दुखी किए हैं। तो हम क्या कहते हैं, विनोद कुमार सचान नेचुरल फार्मिंग में बिल्कुल कभी नहीं कहेंगे मारो। मैंने बोला ये माँ पार्वती हैं, ये आपके लिए नहीं किसी अन्य जीवों के लिए। उनको उखाड़ दो, ग्रास कटर से काट दो, वहीं मल्चिंग कर दो, लेकिन दवा डाल के मारना ये अधर्म है। खेती क्या है मित्र, मैं फिर बताऊं, खेती से बड़ा पवित्र धर्म कोई नहीं है, खेती से बड़ी कोई पूजा नहीं है, खेती से बड़ा कोई कर्म नहीं है, खेती से बड़ी कोई साधना नहीं है, खेती से बड़ा कोई दुनिया में अनुष्ठान नहीं है। धार्मिक अनुष्ठानों के मामले में मैं क्या कहता हूँ, धार्मिक अनुष्ठान कर रहा हूँ। धार्मिक अनुष्ठानों का उद्देश्य क्या होता है? मैंने अंदर बोला इस संसार में मनुष्य को 3 बातों का पता लगाना है। क्या? सत्य क्या है? तो मैंने अंदर बोला भगवान ही सत्य है, यानी कि भूमि गगन वायु अग्नि नीर, यही सत्य है। सनातन क्या है? भगवान के द्वारा इस धरती पर 84 लाख योनियों की जो स्थापना है वही सनातन है। धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है कि सत्य और सनातन की सुरक्षा करें, सत्य और सनातन के साथ परस्परता में मिलकर के जिए। लालच में आकर के, रुपए के लालच में आकर के अगर किसी भी व्यक्ति ने देश के, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नेता हो, अभिनेता हो, ब्यूरोक्रेट हो, टेक्नोक्रेट हो, अगर किसी ने पैसे की लालच में आकर के धरती की फर्टिलिटी को खराब किया, पानी को लूटा, किसी वनस्पति को मारा, किसी जीव को मारा,
उसके बाद अगर वो कोई भी पूजा का धार्मिक अनुष्ठान का आडंबर करता है कि मैंने सत्यनारायण की कथा कराई, मैंने अश्वमेध यज्ञ कराया, मैंने ये अनुष्ठान कराया, मैंने महामृत्युंजय का जाप कराया, अरे किसको पागल बना रहे हो यार? भगवान को लूट करके, भगवान की व्यवस्था में डकैती डाल करके ये तुम अनुष्ठान जो गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो? ये खुद को आप धोखा दे रहे हैं। क्योंकि भगवान, ध्यान रखिए, भगवान अंधा नहीं है, बहरा नहीं है, लूला नहीं है, लंगड़ा नहीं है। भगवान हमारी एक एक हरकत को जानता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो जानता है कि लालच में कर रहा है, ये तो लालच के कारण हमारी मिट्टी को भी बेच ला रहा है। लालच के चक्कर में 400 फुट नीचे का पानी निकाल करके बोतलों में भर करके बेचता है, पेड़ लगाता नहीं और ऑक्सीजन को सिलेंडर में रख करके बेचता है। ये क्या है? सबका सब अधर्म है। मित्र, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ अधर्म है, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ कर्म नहीं कुकर्म है, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ अंधकार है, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ अनेक मुश्किलें हैं। और ज्ञान क्या है? मैंने फिर बोला, अंदर भगवान सत्य है, इसको मान लेना। वनस्पतियाँ और जीव ही सनातन, इसको मान लेना। इनके साथ मेरे जो संबंध है इनका पता लगा लेना ही ज्ञान है। अब जब मुझे पता चल जाएगा यार तितली से मेरा रिश्ता है, मधुमक्खी से मेरा रिश्ता है, क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेट क्रॉप जो परागित फसलों से परागण की क्रिया करती हैं बेचारी, तो फिर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा ना जिससे तितली और मधुमक्खी मर जाए। जब मुझे पता चल जाएगा कि केंचुआ यार प्राकृतिक हलवा है, ये 6-6 फुट नीचे जाता है, ऊपर आता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है, सुरंगें बनाता है, ज़मीन को मुलायम करता है, कार्बनिक पदार्थ को खा करके ह्यूमस में कन्वर्ट करता है। जब मुझे पता चल गया कि खेती का केंचुए से रिश्ता है तो मैं केंचुए को नहीं मारूंगा ना। जब मुझे पता चल गया चिड़ियों से मेरा रिश्ता है, ये इंसेक्ट को खा जाती हैं, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा ना कि चिड़िया भाग जाए या मर जाए। पेड़ों से रिश्ता है। ऐसी कौन सी इकाई है मित्र जिससे तुम्हारा रिश्ता नहीं है? तुम्हारा रिश्ता चींटी से लेकर हाथी तक और छोटी सी घास से लेकर बरगद के पेड़ तक हमारा सबसे रिश्ता है। और जो भगवान की इस व्यवस्था से रिश्ता बना लेता है, बस भगवान फिर क्या करता है? भगवान कहता है बेटा तुझे किसी आडंबर की ज़रूरत नहीं, तू तो मेरा सच्चा भक्त है, तू सच्चा ज्ञान मार्गी है, तू सच्चा कर्म मार्गी है, अब तुझे कोई भी नाटक करने की ज़रूरत नहीं। अन्यथा क्या कर रहे हैं हम लोग? यज्ञ के नाम पर डालडा जला रहे हैं, चर्बी वाला घी, और कह रहे हैं हवन किया मैंने आज। शर्म नहीं आती है? अपने लिए 1000 रुपये किलो का घी, और जब यज्ञ करने बैठे तो 250 रुपये किलो का घी। अपने लिए अच्छा नारियल, भगवान के लिए सड़ा नारियल। सुपारी खाने का शौकीन, अपने लिए 800 रुपये किलो की सुपारी, और भगवान की सुपारी 100 रुपये किलो मिलती है। क्या भगवान इतना बेवकूफ़ समझ लिया हम लोगों ने? मित्र, भगवान हमारे एक एक कर्म पर उसकी नज़र रहती है। जैसा कर्म करेगा वैसा, ये गीता का ज्ञान, कर्म फल का सिद्धांत कोई टाल नहीं सकता। इसलिए खेती में करना ही क्या? अभी मैंने क्या बताया? खेती में आपको कुछ भी तो नहीं करना, और इस वाली खेती में तो बहुत कुछ करना है जो कर रहे हो अभी। यूरिया लाना, डीएपी लाना, फंजीसाइड लाना, ये लाना, बोरिंग का पानी नीचे चला गया, बोरिंग कराना, समर लाना, ट्रैक्टर लाना, रोटावेटर ख़राब हो गया, कल्टीवेटर ख़राब हो गया है, मोटर फूक गई है। अभी तो निरंतर कर्म कर रहे हैं आप। और इस वाली प्राकृतिक खेती में क्या किया आपने? एक बार मई के महीने में 100 मीटर की खेत है आपकी, 100 मीटर की बाउंड्री है, मेड़ बना दी। इस बरसात के सीज़न में उसमें 10 शीशम के या 10 जामुन के या 10 नीम के या 4 पाकड़ के पेड़ रख दिए। चिड़िया आएगी ना, जब चिड़िया आएगी अरहर में लगेगी, मटर में लगेगी, चने में लगेगी, जब कीड़ा इल्ली आएगा ना तो चिड़िया उसको पहले ही खा जाएगी। आपको इंसेक्टिसाइड नहीं डालना। जब ज़मीन में ये जीवामृत के पॉजिटिव माइक्रोब्स हो गए तो रोग फैलाने वाले माइक्रोब्स को वहीं ख़त्म कर देंगे
ज़मीन में कार्बन बढ़ गया, सिंचाई की ज़रूरत नहीं। हम प्राकृतिक खेती की सही समझ को लेकर के अगर आगे चलते हैं तो जो 4 लाख करोड़ का फर्टिलाइज़र देश में खर्च होता पूरा का पूरा बच जाएगा। जो 6 लाख करोड़ का पेस्टिसाइड खर्च होता पूरा का पूरा बच जाएगा। जो ज़मीन के नीचे का पानी हम दोहन कर रहे हैं वो भी बच जाएगा। आने वाली और उद्देश्य क्या है प्राकृतिक खेती का, बताइए आप क्या उद्देश्य है? हम जी लिए, हम हमारी संतानों का भविष्य उज्जवल हो। हमको बीमारी हो चुकी, लेकिन आज से संकल्प लेता हूँ मेरे बच्चे किसी बीमारी का शिकार न बने। ये कब होगा? जब ज़मीन धरा स्वस्थ होगी, अनाज स्वस्थ होगा तो शरीर स्वस्थ होगा। नमस्कार।